स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी सहेलियां। सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। बेटा उंगलियों में चाबियां घुमाते हुए प्रतीक्षा में खड़ा था। बहू पिछला दरवाजा खोलकर हमारी बाट जोह रही थी। जैसे ही हम लोग गेट के पास पहुंची, बहू ने सविता का हाथ थामा और एहतियात से गाड़ी में बिठा दिया। उसके दरवाजा बंद करने से पहले मैंने भीतर मुंह डालकर कहा, संभल कर जाना और पहुंचते ही फोन करना। मतलब तुम स्टेशन पर नहीं आ रही हो? बहू ने कहा। मम्मी जी तो कभी किसी को छोड़ने नहीं जाती। मैंने सफाई दी। अरे वहां भीड़ में न मेरा जी घबराने लगता है। खड़े खड़े पैर भी दर्द करने लगते हैं। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। चुप करो, मैंने डांट लगाई। मेरी उम्र का न सही, मेरे बच्चों का तो ख्याल करो। वह मुस्कुरा दी। बहू ने कितना कुछ सुना पता नहीं, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोली, मौसी जी चलें। इशारा पाकर मैं पीछे हट गई। बहू ने पिछला दरवाजा बंद किया और आगे पति की बगल में जाकर बैठ गई। बेटे ने गाड़ी स्टार्ट की। हम लोगों ने हाथ हिलाए और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। कुछ ही क्षणों में वह नजरों से ओझल हो गई। भीतर आकर मैंने गेट बंद किया और एक लंबी सांस ली। निश्चय ही यह प्रिय सखी के बिछोह में निकला उच्छ्वास नहीं था। यह छुटकारे की, राहत की सांस थी। पिछले 8 दिनों से मेरे प्राण अधर में अटके हुए थे। हरदम यह खटका बना रहता था कि अब कुछ हुआ ही समझो। पर ईश्वर की कृपा से सप्ताह राजी खुशी बीत गया। सखी सानंद विदा हो गई। राहत की सांस तो लाजिमी थी। सबको आश्चर्य होता है, कभी कभी तो खुद मुझे भी हैरत होती है कि हमारी दोस्ती आखिर इतने दिनों निभ कैसे गई। हम दोनों के स्वभाव में दो ध्रुवों का अंतर है। परिस्थितियां तो हमेशा भिन्न ही थी, पर इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। कक्षा 5वीं से लेकर बीए तक हमारी दांत काटी रोटी थी। बीए के बाद मेरी शादी हो गई। सविता शादी के इंतजार में पड़ती रही, डिग्रियां जुटाती रही। डबल एमए और पीएचडी करने के बाद समस्या और गंभीर हो गई और वह नौकरी करने लगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उसकी शादी को जानबूझकर टाला जा रहा है ताकि छोटे भाई पढ़ लिख जाएं। अनुरूप दूल्हे की प्रतीक्षा में उसकी उम्र बढ़ती चली गई। अंत तो गतवा शादी हुई भी, तो ऐसे व्यक्ति से जो उससे हर बात में 19 था। लेकिन उस शख्स की हमेशा यह कोशिश रही कि सविता अपने आप को 20 न समझे। उसका घर वालों ने भी इस अभियान में पूरा सहयोग दिया। बेचारी सविता, उसका जीवन जैसे नर्क बन गया था। जब भी मिलती यही कहती, इससे तो मैं बिन ब्याही भली थी। माँ बाप को कोसती कि अपना बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने मुझे कुएं में ढकेल दिया है। यूं देखा जाए तो वह बोझ नहीं थी, अच्छा खासा कमा रही थी। पर इसी बात को लेकर नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता को कोंचते थे। तो उन्होंने जैसा लड़का मिला उसी के साथ इसकी गांठ बांध दी। शादी की फलश्रुति कुछ भी नहीं हुई। निसंतान होने का उसे मलाल भी नहीं था। कहती, ऐसे व्यक्ति की संतान को मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। 15 साल तक अनेक मानसिक प्रताड़नाएं झेलने के बाद उसके वैवाहिक जीवन की इतिश्री हुई। उसके पति की मृत्यु के बाद मैं मिलने गई थी। बोली, दूसरों के सामने मुझे नाटक करना पड़ता है, पर तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। इतने सालों से घुट घुट कर जी रही हूं मैं। अब लगता है कि खुलकर सांस ले सकूंगी। महीना सवा महीना होते ही उसने परिवार वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मकान सरकारी था, उसके नाम पर था। घर छोड़ने के अलावा घर वालों के सामने दूसरा रास्ता ही न था। उसके बाद वह फिर से साल में एक आध बार मेरे यहाँ आने लगी। हम लोग खूब मौज मस्ती करते। कहती, तुम्हारे यहाँ आकर मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। पिछले वर्ष जब मुझ पर वज्रपात हुआ तो वह दौड़ी आई थी। मुझे गले लगाकर बोली थी, अनु, ईश्वर के आगे किसी का वश नहीं चलता। पर यह तो सोचो, तुम्हारे पास कितनी मधुर यादें हैं। तुम तो उन्हीं के सहारे पूरी जिंदगी काट सकती हो। पर मुझे देखो,
मैं तो एकदम कंगाल हूँ, फिर भी जी रही हूँ। सुनकर मेरा मन भर आया था। दुख की भी कितनी जातियां होती हैं। खुदा जब हुस्न देता है वाला जुमला देर तक जेहन में गूंजता रहा। कई बार समझ में ही नहीं आता कि वह तारीफ कर रही है, मजाक कर रही है या व्यंग्य कर रही है। तारीफ करना तो खैर उसकी फितरत में ही नहीं है। व्यंग्य की संभावना ही ज्यादा नजर आती थी। मेरे पास वह अक्सर आकर ठहरती रही है, इसलिए उसकी बातें अब मेरी आदत में शुमार हो चुकी हैं। मुझे उसने कभी क्लीन चिट नहीं दी। मेरी रसोई से लेकर मेरे बगीचे तक सब में वह सैकड़ों खामियां निकालती थी, तरह तरह के सुझाव देती थी। मेरे भृत्य गण भी उसकी आलोचना के शिकार होते थे। उसका स्पष्ट मत था कि मुझे नौकर बरतना नहीं आता। मैंने सबको सिर पर चढ़ा रखा है। मैंने उसका कभी बुरा नहीं माना। मेरे पतिदेव भी उसकी हर बात को बड़े कूलची लेते। मुझसे कहते, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। शुद्ध हिंदी में इसे भड़ास कहते हैं। पति समझदार थे, शायद इसलिए हम लोगों की दोस्ती इतने सालों तक बरकरार रही। उसे अपने बेटे के पास बुलाने का साहस मैं कभी नहीं करती, पर जब उसने खुद ही आने की पेशकश की तो मेरी अनिच्छा के बावजूद बेटे ने उसे निमंत्रण दे डाला। दरअसल वह एक प्रकार के अपराध बोध से ग्रस्त था। सोचता था, माँ को ले तो आया है, पर माँ अभी मानसिक रूप से यहाँ सेटल नहीं हो पाई है। शायद सविता मौसी का हाथ पाकर मेरा मन बहल जाएगा। उसकी वार्षिक यात्रा का वह बचपन से साक्षी रहा है। उसके आने की खुशी तो थी, पर मैं ही जानती हूँ कि ये 7 दिन मैंने कितनी सांसत में गुजारे हैं। हर बार डर लगता रहा कि कहीं बहू को उसकी तीखी जुबान का स्वाद न चखना पड़े। वैसे मैंने उसे आते ही समझा दिया था कि सभी देखो, अब हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं, हमारे काम करने के दिन लद गए। अब तो हमें ठाठ से बैठकर रोटी खानी चाहिए। बहू की रसोई में ताक झांक मैं भी नहीं करती, तुम भी मत करना। अगर कुछ कहना भी है तो मुझसे कहना। मैंने तो कह दिया, पर जो अपनी आदत से लाचार हो वह भला चुप रहता है। उसने दूसरे ही दिन से आलोचना पर्व शुरू कर दिया, पर मेरी एक बात रख ली। जो कुछ कहना चाहा मुझी से। ये तुम्हारी बहू जिम क्यों जाती है? उससे कहो झाड़ू पोछा किया करे, फिट रहेगी। घर में वॉशिंग मशीन है, फिर बाई किस लिए लगा रखी है? तुम्हारी बहू में जरा भी अकल नहीं। बेटी को ड्राइवर के साथ स्कूल भेज देती है। ये तुम्हारे यहाँ दिन में कितनी बार चाय बनती है और हर बार सारा अमला पीता है। तुम्हारी रसोईदारिन पलेथन का आटा सीधे कनस्तर में पलट देती है। उसे मना क्यों नहीं करती? एक अलग से डिब्बा रखना चाहिए। अचार की बरनी में चम्मच रोज छूट जाता है, तभी तो अचार खराब होता है। तुम्हारा यह छोकरा कालीन पर से ही झाड़ू मार देता है। उससे कहो कालीन उठाकर झाड़ा करे। तुम्हारे यहाँ क्या रोज पहनने वाले कपड़े भी प्रेस होते हैं? कमाल है। मुझे अक्सर डर लगा रहता कहीं बहू उसकी बातें सुन न ले। एक दिन मैंने कह दिया, सवी, अब मेरी इनिंग समाप्त हो चुकी है। ये बहू की गृहस्थी है, मैं उसके निजाम में दखल नहीं देती। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पप्पू ठीक ही कहता है। पप्पू कौन? तुम्हारा भाई। हाँ, वह कहता है, अच्छा हुआ ईश्वर ने तुम्हें बच्चे नहीं दिए, तुम्हारी बहू से एक दिन नहीं पटती। यह बात मेरे मन में भी कई बार उठी थी, पर इतनी निर्ममता से उसके मुंह पर कहने का साहस मैं नहीं जुटा पाई थी। बल्कि मुझे तो लगता है कि एकाध बच्चा होता तो अच्छा होता, उसके स्वभाव में थोड़ा लोच आ जाता। यूं तो शादी ही मनुष्य को लचीला बना देती है। सविता की शादी इतनी देर से हुई कि उसका अक्खड़पन हठ धर्मिता में बदल गया। निसंतान होने की कुंठा ने उसके मन में कड़वाहट भर दी, जो बात बात में बाहर आ जाती है। उस दिन हम लोग मॉल घूम कर आए थे। घूमने की आदत एकदम छूट गई थी, तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। खाना हम लोग खाकर ही आए थे, इसलिए कपड़े बदलते ही मैं पैरों की मालिश करने बैठ गई। तभी बेटा कमरे में आया। माँ, हम लोग पैरों में दर्द हो रहा है। नहीं तो,
मैंने बाम की शीशी छुपाते हुए कहा। फिर बाम क्यों लगा रही थी? बड़ी लंबी नाक है तुम्हारी। क्या कहने आए थे वह कहो, मैंने डपट कर कहा। हम लोग पिक्चर जा रहे हैं, चाबी लेकर जा रहे हैं, आप लोग आराम से सो जाना। और हाँ, सुबह शायद हम लोग जल्दी न उठ पाए, तुम शुभम को 6 बजे जगा देना, उसका टेस्ट है कल। और हाँ, कल ऑर्थोपेडिक्स वाले के यहाँ चलना ही है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब जाओ भी, नहीं तो शो छूट जाएगा। उनके जाते ही सविता ने कहा, अभी तो इतना घूम कर आए हैं, फिर पिक्चर? वे लोग यंग हैं सविता, हमारी तरह बूढ़े नहीं हैं। और ये शुभम कौन है? मेरा पोता। तुम नामकरण पर आई तो थी? हाँ आई थी, पर वह तो कोटा में है ना। हाँ, आईआईटी एंट्रेंस की कोचिंग ले रहा है। तो तुम उसे कैसे जगाओगी? कौन से और कैसे? बलिहारी है, उसने कर्म ठोकते हुए कहा। ऐसी अमीरी कभी न देखी न सुनी। मैंने कहा, सविता, अपने को क्या फर्क पड़ता है, फोन का बिल उन्हें भरना है, एक बार में नहीं उठेगा तो 4 बार फोन करूंगी, नो प्रॉब्लम। फिर बात का रुख बदलने के लिए मैंने कहा, मैं इतना छुपकर बाम लगा रही थी, पर देखा राजू ने सूंघ ही लिया। भाग्यवान हो, यहाँ तो मर भी जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लाश सड़ने लगेगी तब दरवाजा तोड़ा जाएगा। और इसके बाद उसने वही घटना सुनाई जो 2 दिन पहले सुना चुकी थी। एक रात बाथरूम से निकली तो अपने ही गीले पैरों से फिसलकर गिर पड़ी थी। 3 घंटे वहीं पड़ी रही थी, फिर हिम्मत करके पड़ोस में फोन किया था, उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी। यह अच्छा रहा कि तब तक दरवाजा भीतर से बोल्ट नहीं किया था। दूध के लिए थैली, कचरे की बाल्टी वगैरह रखने के बाद ही दरवाजा बोल्ट करती थी। यह किस्सा सुनकर बहू ने कहा था, मौसी जी, आप रात के लिए काया रख लीजिए, आजकल तो हर शहर में एजेंसी होती है, वे ट्रेंड दाइयाँ सप्लाई करती हैं। उनका रेट जानती हो? सविता ने कहा, 100 रुपया रोज लेती हैं। इतना किसके पास है? तो एक मोबाइल ले लीजिए, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। ये सब अमीरों के चोंचले हैं, कहकर सविता ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया। बहू ने लेकिन यह बात ध्यान रख ली। उसने अपनी ओर से एक मोबाइल उसे भेंट किया, जरूरी फंक्शन समझा दिए, खास खास नंबर फीड कर दिए और कहा कि अगर कुछ परेशानी हो तो आस पड़ोस के किसी लड़के से मदद ले लीजिएगा, आजकल तो बच्चा बच्चा फोन ऑपरेट कर लेता है, और बैलेंस खत्म होने लगे तो मुझे फोन कर दीजिएगा। इस बार यह किस्सा सुनकर मैंने कहा, तुम एक पेइंग गेस्ट क्यों नहीं रख लेती? आजकल तो लड़कियां बाहर से पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए आती ही रहती हैं, उन्हें भी अच्छी फैमिली की तलाश रहती है। आसपास पता लगाओ, कोई भी मिल जाएगी। वह भी करके देख लिया और भाई से हमेशा के लिए संबंध खराब हो गए। कैसे? उसकी साली आई थी किसी ट्रेनिंग के लिए, 3 महीने की बात थी, मैंने रख लिया, घर की लड़की थी, पैसे लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। पर सच कहती हूँ, 3 महीने में ही पागल हो गई मैं। क्यों? अरे, रात रात भर टीवी देखती थी, सुबह 10 बजे तक सोती थी, बाथरूम में घुस जाती, घंटे भर निकलती नहीं थी, इतना पानी बहाती थी कि क्या बताऊं, खुद का बिस्तर भी नहीं लगाती थी, चाय पीकर कप प्लेट वहीं छोड़ देती थी, खाना खाकर थाली सरका देती थी, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। कई बार ये होता कि मैं खाना लेकर बैठी रहती और महारानी रात 10 बजे आकर कहती कि वह बाहर से खाकर आ गई है। एक फोन तक करने की जहमत नहीं उठाती थी वह। जब मैंने उसकी शिकायत करनी चाहिए तो पता चला मेरे खिलाफ ढेरों शिकायतें पहले से दर्ज हैं। भाई भौजाई दोनों ने कह दिया कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बच्चे नहीं दिए, आप में जरा भी सब्र नहीं है। मेरे लिए तो गुनाह बेलज्जत वाली बात हो गई, पैसा तो मिला नहीं, बुराई और गले पड़ गई। मैंने बहुत पहले तुमसे कहा था, एक बच्चा गोद ले लेती तो आज कितना सहारा हो जाता। क्या पता सहारा होता कि मुसीबत होता। अपने आसपास देखती हूँ न, पेट जाए बच्चों का तो भरोसा नहीं रहा।
तुम एक भाग्यशाली अपवाद हो तो बात छोड़ दो, पर जमाने में यही हो रहा है। बच्चे सगे माँ बाप को नहीं पूछते। वो किराए की संतान मुझे क्या सहारा देती। वैसे भी जब बच्चे पालने की उम्र थी तब सास ने बाहर से बच्चा लेने नहीं दिया। बोली घर में इतने बच्चे तो हैं, इन्हीं में से एक ले ले। तो ले लेती न, किसे लेती। एक का बच्चा लेती तो चार के मुंह फूल जाते। सब के सब तो घात लगाए बैठे थे, जैसे कोई हमारे पास करोड़ों की जायदाद हो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मुझे यूं विचार मग्न देखकर वह हंस दी। मेरी फिक्र मत करो यार, अपने राम तो अकेले ही अच्छे हैं। नो प्रॉब्लम। बच्चे जब स्टेशन से लौटे तो मैं सोफे पर ही ध्यान मग्न बैठी मिली। अरे माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हो? आज टीवी भी नहीं लगाया? मन ही नहीं हुआ? अच्छा, उसे ठीक से बिठा दिया न, जगह अच्छे से मिल गई थी न। कैसी बात करती हो माँ, रिजर्वेशन था तो जगह मिलनी ही थी। यह तो मैं भी जानती हूँ, पर एक आदत है न टेंशन लेने की। बेटा तो कपड़े बदलने चला गया। बहू मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, मौसी जी बहुत सेंटी हो रही थी। मतलब? बहुत भावुक हो रही थी। मैंने कहा, मौसी जी फिर से आइएगा, जल्दी आइएगा और बहुत दिनों के लिए आइएगा। तो बोली, जरूर आऊंगी। बेटा, इतने प्यार से मुझे बुलाने वाले लोग ही कितने हैं। इन्होंने कहा, मौसी अपना ख्याल रखना। तो बोली, बेटा मैं तो बड़ी सख्त जान हूँ, आंधी पानी धूल धक्कड़ सब सह जाती हूँ, पर तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। तुम्हारे पिता ने उसे फूल की तरह सहेजा, उसे जरा भी कष्ट मत होने देना। सुनकर मन कैसा तो हो आया। मैंने कहा, शुचिता, तुम हमेशा कहती हो न कि इतने विपरीत स्वभाव के बावजूद आपकी दोस्ती कैसे है। तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने नारियल देखा है ना, उसके कठोर कवच को, भीतर कितनी मिठास निकलती है। बस यही समझ लो कि उस खुरदरे आवरण के नीचे भी एक प्यार भरा दिल धड़कता है। प्यार की भी कई जातियां होती हैं।